सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आज से व्यापम का, छत्तीसगढ़ व्यापम का नया बैच शुरू होने जा रहा है। हम इसके अंतर्गत वो सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करेंगे जो सीधी व्यापम जिसकी वैकेंसी निकालता है, ठीक। और सीधी व्यापम के लगभग सारे जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा निकलते हैं, सीधी व्यापम जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं को आयोजित करता है, उन सब का आप यदि पैटर्न देखेंगे, उन सब का यदि आप सिलेबस देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, तो लगभग सिलेबस तो समान रहता है, पैटर्न ऊपर नीचे होते रहते हैं। 5 क्वेश्चन अधिक, 5 क्वेश्चन कम, 10 क्वेश्चन अधिक, 10 क्वेश्चन कम करते रहते हैं। एक जैसे अभी हॉस्टल वार्डन की परीक्षा आने वाली है, उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर की परीक्षा आने वाली है, एक उसके बाद अनुमानित ये है कि एडीईओ की परीक्षा आने वाली है, फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा आने वाली है। तो ये सारी परीक्षाएं आगे के 6 महीने में करीब छत्तीसगढ़ व्यापम 5 से 6 परीक्षा निकालेगा, ये अनुमान लगाया जा सकता है। टीचरशिप आने वाला है, जिनके बारे में हम रेगुलरली न्यूज़पेपर के थ्रू जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। अब यदि आप रेगुलर बेस पे व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्या होता है, सिंगल डे एग्जाम होता है। एक सिंगल डे एग्जाम होता है और ये क्या है, रेगुलर बेस पे व्यापम पे आपका क्या है, परीक्षाएं आते रहती हैं। अब समझिएगा, व्यापम के साथ समस्या ये है कि व्यापम की परीक्षाओं में आपको तैयारी करने के लिए समय नहीं देता है। जिस दिन वो क्या करता है, विज्ञप्ति जारी करता है, उसके 5 या 10 दिन में फॉर्म चालू कर देता है। उसके लगभग 45 दिन में क्या है, वो परीक्षा ले लेता है और लगभग 3 महीने के अंतराल में वो क्या कर देता है, रिजल्ट भी जारी कर देता है। मतलब अगर वर्तमान में मान लीजिए कि आज के दिन यदि व्यापम के परीक्षा की कोई विज्ञप्ति जारी होती है 1 जुलाई को, एक तो ध्यान दीजिएगा, आज से 3 महीने बाद, तो आज से 3 महीने बाद 1 अगस्त 1 महीना होगा, 1 सितंबर दूसरा महीना होगा और 1 अक्टूबर को वो क्या कर देता है, मेरिट लिस्ट पे रिजल्ट जारी कर देता है। 3 महीने के समय में वो परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करता है, फॉर्म भी भरवा लेता है, परीक्षा भी करवा लेता है और रिजल्ट भी जारी कर देता है। एक अब इससे क्या है कि ज्वाइनिंग बहुत जल्दी मिलती है। आप यदि देखेंगे तो जैसे पटवारी की परीक्षा हो गई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की हो गई, फूड इंस्पेक्टर की हो गई, लेबर इंस्पेक्टर की हो गई, तुम्हारे टीचरशिप की हो गई, तो ये सारी परीक्षाएं ऐसा है कि विज्ञप्ति जिस भी दिन जारी होगा उसके 3 महीने के अंतराल में फॉर्म भी भर लिया जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगा, रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा और मेरिट बेसिस पे क्या है, रिजल्ट भी निकाल दिया जाता है। उसके बाद ज्वाइनिंग उस अनुसार विभाग का कार्य होता है। एक तो व्यापम परीक्षा की सबसे बेस्ट बात यही है कि आप यदि इसकी तैयारी करेंगे, 1 डे एग्जाम होता है, सीधे मेरिट बेसिस पे क्या है, इसमें चयनित होने की मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब व्यापम की परीक्षा की अगर आप बात देखेंगे तो इसमें यदि आप ये सोचेंगे कि जब विज्ञप्ति आएगा तभी तैयारी शुरू करेंगे तो ये संभव नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर 1 जुलाई को विज्ञप्ति आता है, मान लीजिए 1 जुलाई को यदि विज्ञप्ति आता है तो 10 दिन के अंदर अंदर वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो फॉर्म चालू कर देता है, फॉर्म भरवाना चालू कर देता है। एक और फॉर्म भरवाना चालू कर देता है, उसके अगर आप 10-15 मतलब 45 दिन के बाद वो परीक्षा करवा लेते हैं, ठीक है। 15 दिन के अंदर फॉर्म भरना चालू करता है और उसके लगभग 45 दिन बाद परीक्षा, 45 से 50 दिन बाद परीक्षा करवा लेता है और 10-15 दिन में रिजल्ट निकाल देता है। तो 3 महीने के समय अंतराल में वो अपना पूरा कार्य प्रणाली खत्म कर देता है और रिजल्ट क्या है, निकाल देता है। ठीक, तो आप यदि ये सोचेंगे जब क्या है विज्ञप्ति जारी होगा तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये कभी भी संभव नहीं होता। जैसे मैं एक बात बता रहा हूं कि लेबर इंस्पेक्टर का फॉर्म आया था,
अब लेबर इंस्पेक्टर का फॉर्म आया था तो उसके लिए न्यूज़पेपर में जानकारी आई थी, जानकारी दिया गया था कि 5 लाख लोग फॉर्म भरे थे। 22 पोस्ट आया था लेबर इंस्पेक्टर, जहां तक मुझे याद है पिछले साल 22 पोस्ट आया था और 5 लाख लोग फॉर्म भरे थे। न्यूज़पेपर में अलग से उसका कटिंग आया था। ध्यान दीजिए, ये 5 लाख लोग आपके प्रतियोगी नहीं है, क्योंकि इनमें से कई प्रतियोगी ऐसे हैं जो होता क्या है कि यदि आप ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कई प्रतियोगी ऐसे होते हैं तो क्या है, फॉर्म आया है, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आया है तो फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो आप 22 पोस्ट सोच रहे हैं और सोच रहे हैं 5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इससे अपना मनोबल कम नहीं करना, क्योंकि ये 5 लाख लोग में मैं ये बोल रहा हूं कि 90% ऐसे लोग हैं जो फॉर्म आया है और फॉर्म भर दिए। सिर्फ तैयारी किसके द्वारा किया जाता है? 10% लोगों के द्वारा किया जाता है। एक और सही दिशा में तैयारी किया जाता है उसके भी 10% द्वारा। तो 5 लाख का 10% होता है कितना? 50,000। अब 50,000 का 10% होता है कितना? 5,000। तो सही दिशा में ये 5,000 छात्रों के साथ आपका क्या है? कंपटीशन रहता है। अब सही दिशा में तैयारी मतलब क्या है? जैसे आप यदि व्यापम के कोई भी प्रश्न पत्र में देखेंगे, एक मानक पैटर्न या मानक सिलेबस लेके चलेंगे, तो सही दिशा में तैयारी मतलब क्या है? जैसे एक और परीक्षा होती है जिसके माध्यम से गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं, वो है पीएससी। तो कई बार छात्र ये बोलते हैं सर पीएससी का तैयारी कर लेने से व्यापम की भी तैयारी हो जाएगी, सर व्यापम का तैयारी कर लेने से पीएससी का तैयारी हो जाएगी। आप चाहे छत्तीसगढ़ व्यापम की बात करें, छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करें, रेलवेज की बात करें, यूपीएससी की बात करें, सबके लिए सिलेबस तो वही है। इतिहास पढ़ोगे तो वही पढ़ोगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे। ऐसा तो नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए इतिहास पढ़ोगे, बाद में अगर मान लो छत्तीसगढ़ व्यापम में ये पढ़ा रहे हैं कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तो उसको जब पीएससी के लिए पढ़ने जाएंगे तो इब्राहिम लोदी बाबर को थोड़ी हरा देगा। समझना, इसका मतलब ये है कि सिलेबस तो सबका समान, क्वेश्चन की जटिलता में अंतर रहता है। अगर व्यापम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिंगल लाइन क्वेश्चन आते हैं, पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा उससे कूट वाले प्रश्न पूछा जाता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एनालिटिकल प्रश्न पूछा जाता है, रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कूट वाले प्रश्न की जगह सिंगल लाइन वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पीएससी और व्यापम और यूपीएससी और आप अगर रेलवेज, इन सब की आप यदि सिलेबस देखेंगे तो लगभग समान है, बस क्वेश्चन की जटिलता में बढ़ोतरी या कमी होते रहते हैं। अब पीएससी की बात करेंगे तो पीएससी में क्या होता है, 2 सब्जेक्ट रहता है, जीएस और सीसेट, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला रहता है जनरल स्टडीज, दूसरा रहता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। उसमें आपको कट ऑफ नहीं पार करना रहता है, उसमें आपको यदि 33 क्वेश्चन सही बना रहे हैं और यदि रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 23 क्वेश्चन यदि सही बना रहे हैं तो आप सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आता है। लेकिन जीएस में क्या होता है? कट ऑफ होता है। तो इससे साफ ये पता चलता है कि पीएससी, सीजीपीएससी के 2 पेपर, सीजीपीएससी जिसे पीसीएस बोला जाता है, सीजीपीएससी पीसीएस की बात करते हैं, पब्लिक सिविल सर्विसेज, इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला हो गया जीएस और दूसरा हो गया सीसेट, जनरल स्टडीज और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एक जीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं और सीसेट में भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। क्यों पहले पीएससी को समझा रहा हूं? क्योंकि कई बार छात्रों को यह लगता है कि पीएससी की तैयारी कर लेंगे तो व्यापम भी निकल जाएगा, असंभव। या व्यापम की तैयारी कर लेंगे तो पीएससी निकल जाएगा, वो भी असंभव। क्यों? क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग अधिकारियों की चयन किया जाता है, तो उस आधार पर दोनों का क्या है, पैटर्न में भी बदलाव किया गया।
जीएस की बात करेंगे तो ये स्कोरिंग होता है, मतलब आप चयनित होंगे या नहीं होंगे वो जीएस पर निर्भर करता है। और सीसेट क्या रहता है, क्वालिफाइंग, जिसमें क्या होता है, कौन कौन से विषय होते हैं, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, ठीक, उसके बाद भाषा होता है जिसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी होता है, ठीक है। ये तीनों विषय ध्यान दीजिएगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी पर ध्यान दीजिए। जहां पीएससी के प्री में आप देखेंगे, पीएससी का प्री परीक्षा की बात कर रहा हूं, पीएससी के प्री परीक्षा की बात कर रहा हूं, वहां पे आप देखिए कि जीएस पे फोकस ज्यादा करना पड़ता है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग, मतलब इसमें अगर जनरल कैटेगरी से है तो 33 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, रिजर्व कैटेगरी से है तो 23 क्वेश्चन सही बनाना पड़ेगा। मतलब यदि जनरल कैटेगरी से है तो आपको 200 में 66 नंबर लेके आना पड़ेगा, और यदि रिजर्व कैटेगरी से है तो 200 में 46 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम नंबर वही है, ठीक। यदि आप वो नंबर ले आए हैं तो ये क्वालिफाई हो गया। इसके बाद आपका क्या किया जाएगा, जीएस चेक किया जाएगा। जीएस में ये देखा जाएगा कि आप कट ऑफ पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मतलब प्रतियोगिता इसी आधार पर तय किया जाता है। तो लोग इसमें क्या करते हैं, जीएस पे फोकस ज्यादा करते हैं, ठीक है। जीएस पे फोकस ज्यादा करते हैं। जीएस मतलब क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक। और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो तुम्हारा साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, एक साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया। ये सब मिलाकर लगभग लगभग क्या होता है, ये जीएस का पेपर बनकर तैयार होता है, ठीक। तो लोग क्या है, इस पेपर पे फोकस ज्यादा करते हैं, जीएस पर। और तुलनात्मक रूप से सीसेट को इस हिसाब से तैयारी करते हैं कि 33 क्वेश्चन सही या 23 क्वेश्चन सही बना दे। 33 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का। तो 66 नंबर चाहिए, और या फिर 23 हो गया तो 46 नंबर चाहिए। इस मिथक को मैं तोड़ना चाहता हूं कि पीएससी की तैयारी करने से व्यापम की तैयारी हो जाती है, व्यापम की तैयारी करने से पीएससी की तैयारी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, दोनों तैयारी पूर्ण रूप से अलग होती है। कैसे, अब देखिए, ये सीधी पीएससी आप समझ गए। अब देखिएगा, जब व्यापम की बात आती है तो व्यापम में होता क्या है, छत्तीसगढ़ व्यापम में जब परीक्षा लेते हैं तो वो बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को आयोजित करता है। उनमें से पहला क्या है, पटवारी है, फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, एक एडीईओ, टीचरशिप। ये सारी परीक्षाएं किसके द्वारा तैयारी, मतलब किसके द्वारा आयोजित की जाती है, व्यापम द्वारा आयोजित की जाती है। और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो व्यापम आयोजित करता है। अब हम लोग उसका एक मानक पैटर्न लेके चल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड पैटर्न लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे हॉस्टल वार्डन में जैसे अभी 300 पद निकाला है, पेपर में, न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि 600 पद और निकालने की संभावना है। मतलब कुल मिलाकर एक साथ हॉस्टल वार्डन में 900 पद आएंगे। अब देखिएगा, इसको समझने का प्रयास ये कीजिएगा कि किस प्रकार से इसका पैटर्न सेट किया जाता है। पैटर्न की बात करेंगे तो सीधी व्यापम के पेपर की पैटर्न की बात करेंगे तो एक मानक पैटर्न यदि लेकर चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मानक पैटर्न क्या होता है। तो इसके मानक पैटर्न की यदि हम बात करेंगे तो फोकस कीजिएगा, इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है क्या, मैथ्स। कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है, मैथ्स। इसमें कितने प्रश्न बनते हैं, तो 30 प्रश्न बनते हैं। इसमें कितने प्रश्न बनते हैं, 30। एक मानक पैटर्न, एक स्टैंडर्ड पैटर्न लेके चलते हैं। लगभग लगभग सारे व्यापम के पेपर में यही पैटर्न रहता है। कुछ एक पेपर जैसे एडीओ हो गया, उसमें पैटर्न बदलता है, ठीक। तो ऐसे बाकी सारे पेपरों में पैटर्न आसपास ही रहता है। तो मैथ्स के अगर प्रश्न देखेंगे तो कितने प्रश्न आते हैं इसमें, 30।
अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग के अगर मतलब रीजनिंग के पैटर्न की बात करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 20 रहते हैं। ठीक, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में हर पेपर में 20 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, या तो 10 क्वेश्चन रहेगा, जैसे टीचरशिप में 10 रहता है, पटवारी में 20 रहता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में 20 रहता है। क्लियर है? तो हम उसको 20 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। भाषा की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, ठीक, तो लैंग्वेज दो ही भाषा आता है, एक आता है हिंदी और दूसरा आता है इंग्लिश, और इसके लगभग कितने क्वेश्चन बनते हैं? 30 क्वेश्चन। ठीक है, अब जीएस की बात करते हैं, जनरल स्टडीज की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जनरल स्टडीज की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट फोकस करिएगा। जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन, मतलब आप ध्यान दीजिए, इसमें छत्तीसगढ़ इतिहास आ गया, मतलब छत्तीसगढ़ इतिहास बोल रहा हूं, भारतीय इतिहास आ गया, एक भारतीय राज्य व्यवस्था आ गया, मतलब इंडियन पॉलिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था आ गया, ठीक, ये 30 क्वेश्चन में, ठीक, साइंस आ गया, विज्ञान आ गया, ठीक, पर्यावरण आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, ये सब के सब इसी जनरल स्टडीज के अंतर्गत रहेगा। इसी जीएस के अंतर्गत ये सारे विषय क्या होंगे? कवर हो जाएंगे। मतलब इन 30 क्वेश्चन में इंडियन भारतीय भूगोल हो गया, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। तो ध्यान दीजिए, अगर दूसरे विषयों की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एज वेल एज क्या है, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, ये सब के सब इसमें इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो औसतन देखेंगे तो जीएस के 5 से 6 क्वेश्चन हर विषय से रहते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो आता है एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आता है छत्तीसगढ़, ठीक, जिसका क्या है, कितने क्वेश्चन रहते हैं? 20 क्वेश्चन। ठीक, तो ये कुल 150 नंबर का पेपर आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड पेपर बनता है। कितने नंबर का बनता है? 150 नंबर का बनता है। एक स्टैंडर्ड पेपर कितने नंबर का बनता है? 150 नंबर का। अब इसमें देखिए, जैसे भारत के कौन अभी T20 वर्ल्ड कप में कौन ओपनिंग कर रहे थे? विराट कोहली और रोहित शर्मा। वैसे ही ध्यान देना, अगर छत्तीसगढ़ व्यापम के पेपर की बात करें तो ओपनर क्या रहते हैं? विराट कोहली और रोहित शर्मा। इनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। एक, इनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जैसे क्रिकेट में ओपनर लोग का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ओपनर अच्छा चलेंगे तो स्कोर बड़ा होगा, स्कोर बड़ा होगा तो आप सामने वाली टीम को बड़ा स्कोर का टाइटल दे सकते हैं, तो मतलब बड़ा स्कोर आप दे सकते हैं चेज करने के लिए। फिर वो आपकी दूसरी टीम जब खेलेगी तो उसको बड़ा स्कोर चेज करना पड़ेगा। यदि ओपनर अच्छा खेल जाते हैं तो आप मान के ये चलिए कि कोई भी टीम के पास एक मानसिक बढ़त पहले से ही मिल जाती है। तो यदि आप मैथ्स और रीजनिंग यदि अच्छे से बना लिए तो इसका मतलब ये कि आपके पास व्यापम के पेपर में मानसिक बढ़त ऑलरेडी मिल गई। वहीं पीएससी के लिए क्या है, ऐसा नहीं है कि पीएससी के लिए मैथ्स रीजनिंग क्या है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। यहां पे भी मैथ्स रीजनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि पिछले के पिछले साल वाले पेपर, उसके पिछले साल वाले पेपर में यदि आप पीएससी में देखेंगे तो बच्चे इसमें 66 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे थे। मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज में 66 क्वेश्चन, मतलब 66 नंबर नहीं पा रहे, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, इस पेपर को ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं अगर जीएस के तुलना में बोलूं तो इसमें सी सेट में क्या है कि आप थोड़ा कम ध्यान देंगे तो चल जाएगा। समझ में आया? अरे यस सर कि नो सर। लेकिन यहां पे देख रहे हैं 30 और 20, 150 में से 50 क्वेश्चन तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का बन रहा है। आप किसी में भी कम ध्यान दे, इन दोनों में तो बिल्कुल नहीं देंगे।
फिर आता है हमारे 1 डाउन पे ऋषभ पंत, कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या हो गया, 20 क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, व्यापम जिस स्तर का कंप्यूटर के प्रश्न पूछता है उसमें 20 में 20 प्रश्न को बनाया जा सकता है, आसानी से 20 में 20 प्रश्न को बनाया जा सकता है। एक आध प्रश्न अगर कहीं एकदम आउट ऑफ फोकस पूछा तो बात अलग है, लेकिन यदि आप एक स्टैंडर्ड तैयारी करेंगे व्यापम के प्रश्न पत्र की तो कंप्यूटर के 20 के 20 क्वेश्चन बनने की संभावना है। वैसे ही रीजनिंग के भी 20 के 20 प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो ये दोनों क्या है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं हमारा विराट कोहली और ऋषभ पंत। 1 डाउन ऋषभ पंत ज्यादा है, यस सर या नो सर। अब भाषा की बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश आता है। कौन सी भाषा आती है, और उसमें क्या आता है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। भाषा हमेशा क्या होता है, चाहे हिंदी और छत्तीसगढ़ी, यहां पे सीसेट की बात किया जाए पीएससी में, और यहां पे क्या है, यदि लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश की बात कर दिया जाए, ये संकट मोचन है। जैसे हमारा सूर्य कुमार यादव एक संकट मोचन है। ये संकट मोचन बोलने का मतलब, ध्यान दीजिएगा कि इसमें यदि 30 में अच्छा नंबर पा गए, मान लो इन तीनों में से कोई भी एक विषय खराब हुआ, तो इस विषय के माध्यम से आप उस विषय को कवर अप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, आप उस विषय को कवर अप कर सकते हैं। मान लो मैथ्स आपका 30 में से मान लीजिए 20 ही प्रश्न बनता है, तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, अच्छे से मेहनत करके इन प्रश्नों को बनाकर आप उसमें संकट मोचन के रूप में हमेशा भाषा काम आता है। समझ में आया, यस सर या नो सर। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें भी क्या है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी संकट मोचन के रूप में। मान लीजिए आप 33 या 23 क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे हैं मैथ रीजनिंग मिला, तब यहां पे क्या है, हिंदी छत्तीसगढ़ी आपके संकट मोचन के रूप में सूर्य कुमार यादव जैसे काम करे। समझ में आया कि नहीं आया, कि हिंदी छत्तीसगढ़ी के 30 प्रश्न यदि आप बना लेंगे अच्छे से, यहां पे भी 30 प्रश्न आता है हिंदी छत्तीसगढ़ी का मिलाकर, तो आप क्या हो जाता है, सीसेट क्वालिफाई हो जाता है। कभी कभार मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ दे देता है, तब के केस में हिंदी छत्तीसगढ़ी यहां पे संकट मोचन के रूप में कार्य करता है, और यहां पे भी हिंदी इंग्लिश संकट मोचन के रूप में कार्य करता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक विषय या दो विषय ठीक से चल नहीं पाए, आपके हिसाब से, आपके अनुमान के हिसाब से उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाए, तब ध्यान दीजिएगा, भाषा हमारा क्या हो जाता है, संकट मोचन के रूप में कार्य करता है। हिंदी और इंग्लिश हमारे संकट मोचन के रूप में कार्य करते हैं। मतलब ये हमारा सूर्य कुमार यादव। एक, अब व्यापम के प्रश्न पत्र में देखेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अगर इन चारों विषय में से कोई भी दो विषय आप खराब कर दिए तो आपका तो चयन वैसे ही नहीं होगा। लेकिन इन चारों के चारों विषयों को आप अच्छा बना लिए, 100 नंबर बन रहा है टोटल मिला के देखेंगे तो 100 नंबर बन रहा है। ये 100 में से यदि आप 90 नंबर या 85 नंबर आप यदि पा जा रहे हैं, तो ये आपका रैंक तय करना शुरू करता है। समझ में आया, ये आपका रैंक तय करना शुरू करता है, ये तय करता है इस चीज को कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप यदि ये सोच रहे हैं जीएस पे कम फोकस करेंगे तो चल भी जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो प्रतियोगिता परीक्षा की स्थिति है, छात्र क्या है, बहुत अच्छे से तैयारी करके रखे हैं। हर किसी को पता है मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर लैंग्वेज में तो अच्छे से तैयारी करना ही है। तो हर चीज को जब, हर व्यक्ति को जब ये पता ही है कि मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर लैंग्वेज, इनकी तैयारी हमें बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है, तो सब इस पे तो फोकस करेंगे ही करेंगे। और तुलनात्मक रूप से यदि इसमें कम फोकस किए तो रैंक ही नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मान लो सब 100 में अगर 85 नंबर लेके आ जा रहे हैं, सब के सब छात्र, जो मैं 5,000 छात्रों की बात कर रहा था ना, 5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, 5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, उसमें से 10% लोग क्या है, सीरियसली तैयारी करते हैं, उसमें से 5,000 लोग सही दिशा की ओर तैयारी करते हैं। वो 5,000 लोग क्या है, 100 में से 85 प्रश्न तो सही बनाएंगे ही बनाएंगे।
तो फिर सिलेक्शन कौन तय करेगा? सिलेक्शन तय करेंगे ये दोनों सेक्शन, जिसमें छत्तीसगढ़ बहुत मायने रखता है। 20 प्रश्न में यदि आप 15 से 17 प्रश्न सही बना दिए और इसमें 30 में यदि 15 प्रश्न सही बना दिए तो व्यापम का कट ऑफ लगभग 110 से लेकर 120 तक जाता है। 150 नंबर में आप आराम से क्रॉस करेंगे, आपका आराम से सिलेक्शन होगा। तो वर्तमान में चाहे पीएससी प्री की बात हो, चाहे व्यापम की बात हो, आप किसी भी सेक्शन को कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन प्रारंभिक चरण पे मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, लैंग्वेज, इनमें फोकस करना बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है, क्योंकि ये मिलके कितना नंबर बनाते हैं? 100 नंबर बनाते हैं। यस सर या नो सर? ठीक। अब बाकी जनरल स्टडीज और छत्तीसगढ़ की यदि बात करेंगे तो ये मिलकर 50 नंबर बनाते हैं। ये रैंक तय करते हैं, इनके बिना आप कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन ये चारों अगर गए तो फिर तो व्यापमी की तैयारी है। यस सर कि नो सर? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब व्यापम की अगर हम बात करेंगे तो व्यापम में तैयारी करने के लिए आप देखिएगा कि कौन कौन से विषय को आप पहले और आसान तरीके से टारगेट कर सकते हैं। व्यापम में हर प्रश्न पत्र में मैथ्स तो रहेगा ही रहेगा। एडीओ एकाध परीक्षा को छोड़कर हर एक परीक्षा में क्या है, प्रतियोगिता परीक्षा में मैथ्स तो रहेगा ही रहेगा। चाहे आप टीचरशिप की तैयारी करें, चाहे आप किसी की भी तैयारी करें, मैथ्स अनिवार्य रूप से रहेगा। अब मैथ्स का सिलेबस भी बहुत वाइड है, सिलेबस बहुत बड़ा है मैथ्स का, लेकिन पैटर्न बहुत लिमिटेड है। उन्हीं प्रश्नों को बार बार उठाकर पूछता है, ध्यान दीजिएगा, उन्हीं स्टैंडर्ड प्रश्नों को बार बार उठाकर पूछता है। आपको उसके पैटर्न को फॉलो करना। एक, अब प्रैक्टिस बहुत मांगता है, तो इस विषय को तो तैयार करना अनिवार्य है। रीजनिंग की यदि बात करेंगे तो व्यापम का रीजनिंग तुलनात्मक रूप से आसान है। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े प्रश्नों को कम पूछता है, तो इसका रीजनिंग तुलनात्मक रूप से क्या होता है? आसान होता है। 20 में 20 प्रश्न अर्जित करना आसान होता है। कंप्यूटर में भी 20 में 20 प्रश्न अर्जित करना, मतलब 20 में 20 अंक अर्जित करना आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, व्यापम में हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, पीएससी में प्रति प्रश्न 2 नंबर का होता है। व्यापम में हर प्रश्न का माइनस मार्किंग 1/4 नंबर होता है, पीएससी में हर प्रश्न का माइनस मार्किंग कुल नंबर का 1/3 भाग होता है। 2 अंक यदि है तो उसका 1/3 भाग, मतलब 2/3 माइनस मार्किंग होता है। यस सर कि नो सर? ठीक। तो आप इस तरीके से छत्तीसगढ़ व्यापम की क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो यहां पे हमको प्राइमरी फोकस इस पर बना के रखना है, लेकिन साथ में उस पर फोकस भी बना के रखना है, क्योंकि वो सिलेक्शन तय करेगा। यस सर या नो सर? पीएससी में भी हालांकि यही है, क्योंकि पहला पेपर तो यही चेक होगा। मान लो इसी में डिस्क्वालीफाई हो गए तो जीएस बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये आपके पीएससी के प्री को क्वालिफाई करने का द्वार है। एक, और ये द्वार आप जब खोलेंगे तो आपको क्या है, जीएस का द्वार तक आप पहुंच पाए। एक, पहले ये पेपर चेक होता है, यदि इसमें मैथ्स रीजनिंग पार नहीं कर पाए तो ध्यान दीजिएगा, मैथ्स रीजनिंग लैंग्वेज यदि पार नहीं करा पाया आपको तो जीएस तो किसी काम का ही नहीं रहेगा। समझ में आया? अप्रोच समझ में आया? लेकिन यदि आप जीएस की तैयारी इसमें अपना 100% रखते हैं तो सीसेट की तैयारी 80% रखने से काम बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें जीएस के कुछ विषयों की तैयारी, जीएस और छत्तीसगढ़ के कुछ विषयों की तैयारी यदि आप 80% रखते हैं तो इसको तो 100% रखना ही पड़ेगा। यस सर या नो सर? ठीक है, तो अब हमारा अप्रोच क्या होगा देखिएगा व्यापम की प्रति। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सा? ध्यान दीजिएगा, मैथ सब्जेक्ट। क्या शुरू करने जा रहे हैं? मैथ, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। देखिएगा,
वास्तविकता में हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेकिन जनरली हम उसे क्या लिख देते हैं? मैथ्स। मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यह अंतर होता है कि अगर मैथ्स की हम बात करें तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए बहुत सारे विभिन्न रास्ते हो सकते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए विभिन्न रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, इस पूरे रास्तों को क्या बोला जाता है? मैथ्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये सारे रास्तों का विश्लेषण करने पर क्या बोला जाता है? इसको मैथ्स बोला जाता है। क्लियर है? लेकिन जो सबसे कम दूरी तय करता है उसी को बोला जाता है क्या? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसी को क्या बोला जाता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। समझ में आया? जिसके माध्यम से हम ए से निकलकर बी तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, उसी को हम गणितीय योग्यता या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। समझ में आया अप्रोच? एक, मैथ्स एक ही प्रश्न के बहुत सारे हल हो सकते हैं, वो मैथ्स है। एक ही प्रश्न को आप 1000 तरीके से हल कर सकते हैं, वो मैथ्स है। गणितीय योग्यता ये है कि उसी गणित को जो सरलतम रूप से आप जिसे हल कर सकते हैं, वही क्या है? गणितीय योग्यता है। समझ में आया? तो हर प्रश्न को हमको हल करने के लिए जो सरलतम रूप ढूंढना है, उसी को क्या है? गणितीय योग्यता कहा जाता है, या मैथमेटिक्स का क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि मेरा जितना भी विश्लेषण है पीएससी के प्रति एवं व्यापम के प्रति, इसका मतलब मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो तो व्यापम नहीं दे सकते। मेरे हिसाब से, अगर मेरा व्यक्तिगत राय मानोगे, वर्तमान में स्थिति ऐसी है, आपको सारे परीक्षाओं की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, सारे विषयों को 100% के रूप में ही तैयारी कीजिए, क्योंकि वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि आप वर्तमान में देखेंगे 300 पद आया था अभी हॉस्टल वार्डन का, तो 6 लाख लोग क्या है फॉर्म भरे, 7 लाख लोग फॉर्म भरे। न्यूज़पेपर में कटिंग आया था, 7 लाख लोग हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भरे। अब ये 7 लाख लोग में पीएससी वाले भी होंगे, व्यापम वाले भी होंगे, जो किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि इन सारे विषयों के मतलब सारे प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि जो हॉस्टल वार्डन 6 लाख लोग दे रहे हैं वो पीएससी नहीं देंगे, और ऐसा नहीं है जो पीएससी के 4.5 लाख लोग जो पीएससी दे रहे हैं वो हॉस्टल वार्डन नहीं देंगे। यही 4.5 लाख लोग जो पीएससी दे रहे हैं वो हॉस्टल वार्डन भी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक, और यही 7 लाख लोग में से 4.5 लाख लोग पीएससी भी दे रहे हैं। तो ये 4.5 लाख लोग अलग व्यक्ति नहीं है। ठीक है, यही हॉस्टल वार्डन दे रहे हैं और यही साथ में क्या है? पीएससी भी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वर्तमान समय ऐसा है कि आपको व्यापम की भी तैयारी करना चाहिए, पीएससी की भी तैयारी करना चाहिए, रेलवे की भी तैयारी करना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी मांगता है। एक, अब देखिएगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये है कि किसी भी प्रश्न का सबसे सरलतम रूप, किसी भी प्रश्न को हल करने का सबसे सरलतम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गणितीय योग्यता कहा जाता है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जब आप देखते हैं तो इसमें सबसे पहला जो भाग आता है वो बेसिक मैथ्स का आता है। किसका आता है? बेसिक मैथ्स का भाग आता है। ये वर्गीकरण जनरली मैं करता हूं। एक ऐसा वर्गीकरण और भी कोई कर सकता है, लेकिन ये वर्गीकरण मेरे द्वारा किया गया। बेसिक मैथ्स के अंतर्गत सबसे पहला नंबर सिस्टम आता है। क्या आता है? अंक पद्धति आता है, नंबर सिस्टम आता है। समझ में आया? तो ये क्या है? नंबर सिस्टम या अंक पद्धति है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स लिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये भी क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है। ये भी क्या होता है?
नंबर सिस्टम इसके अंतर्गत आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है नंबर सिस्टम। कोई भी परीक्षा में, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठिए, पीएससी में बैठिए, व्यापम में बैठिए, रेलवेज में बैठिए, इसमें जितना भी टोटल प्रश्न रहेगा, मैथ्स का जितना भी टोटल प्रश्न आएगा, उसमें कम से कम 10 से 15% सिर्फ नंबर सिस्टम से रहेगा। नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम के पश्चात अगर हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत फ्रैक्शंस आता है। फ्रैक्शंस मतलब भिन्न हो गया, ठीक। फ्रैक्शंस के पश्चात अगर आप देखेंगे तो इसमें समीकरण आता है, इक्वेशंस हो गया, ठीक है। इक्वेशंस के पश्चात यदि आप इसके अंतर्गत देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशंस के पश्चात क्या आता है, तो आपका देखिएगा वर्गमूल और घनमूल आता है। वर्गमूल और घनमूल आता है, एक वर्गमूल और घनमूल आता है। उसके बाद एवं देखेंगे तो घात एवं घातांक या सर्ड्स एंड इंडाइसेस बोला जाता है। घात एवं घातांक हो गया या फिर सर्ड्स एंड इंडाइसेस हो गया, ठीक। और उसके पश्चात यदि आप देखेंगे तो सीरीज होता है। ये सारों को एक साथ मैं बोल देता हूं नंबर सिस्टम, ठीक है। इनको इसलिए ऐसा नंबर सिस्टम बोलता हूं क्योंकि जो मेरे को पढ़ाए हैं वो भी इनको नंबर सिस्टम ही बोलते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम के पश्चात जो है ये क्या आता है, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये दूसरा बेसिक मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम के बाद आता क्या है, एवरेज आता है। क्या आता है, एवरेज आता है, ठीक। और एवरेज के बाद प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आता है। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, आयु संबंधी प्रश्न। यदि फूड इंस्पेक्टर का आप प्रश्न वैकेंसी भरते हो, फॉर्म भरते हो, तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक। कम से कम 2 प्रश्न तो पूछता है। 30-25 प्रश्न में 2 प्रश्न बहुत होता है, ठीक। तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक मैथ। बेसिक मैथ्स के बाद अपन अगला सेक्शन देखेंगे तो कॉमर्शियल मैथ्स का होता है या जनरल मैथ्स का होता है। जनरल मैथ्स के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो जनरल मैथ्स के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो जैसे आप पढ़ते हैं, क्या मान लीजिए प्रतिशत पढ़ते हैं, तो प्रतिशत का अनुप्रयोग के रूप में देखेंगे तो कहां पे इसका अनुप्रयोग होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे ही हम प्रतिशत पढ़ेंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। वर्तमान में पैटर्न में व्यापम के प्रश्न पत्र में इससे बहुत प्रश्न उठाया जा रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। आप देखोगे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में वर्तमान में बैठी, एक तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पैटर्न को फॉलो करते हुए आप चलेंगे तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में आप कोई भी व्यापम के प्रश्न पत्र में देखेंगे, इनसे प्रश्न वर्तमान में दिख रहा है। एवं गजब बात यह है कि पीएससी के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि इससे प्रश्न आ ही रहे हैं, एक। दूसरा क्या है देखिएगा, प्रतिशत के बाद देखिएगा अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में फोकस करेंगे तो इसके अगर अनुप्रयोग वाले चैप्टर देखेंगे तो मिक्सचर है और साथ में क्या है, पार्टनरशिप है। यही मिक्सचर और यही पार्टनरशिप एक समय पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर हुआ करते थे। हर प्रश्न पत्र में इनसे प्रश्न अवश्य रहता था। वर्तमान में तुलनात्मक रूप से अब इनसे कम प्रश्न आना शुरू हो गए हैं, लेकिन रेशियो प्रपोर्शन में देखेंगे तो अभी वर्तमान में इससे एक प्रश्न आता है, सिक्कों वाला प्रश्न, कॉइन्स वाला क्वेश्चन। एक थैले में 378 सिक्के हैं, उसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जो 3:11:7 के अनुपात में है। तो बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये वाले प्रश्न। आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा उठा के देख लीजिए, रेशियो के प्रश्न में ये प्रश्न अवश्य रहे। तो रेशियो में सिक्के वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जनरल मैथ्स के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, जिसका अनुप्रयोग चैप्टर जाता है डिस्काउंट हो जाता है।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक तो ये क्या हो गया, जनरल मैथ्स के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद जो प्रश्न अगला सेक्शन आता है जनरल मैथ्स के बाद आता कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, अप्लाइड मैथ्स उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अप्लाइड मैथ्स। अब देखिएगा, अप्लाइड मैथ्स मतलब क्या हो गया। अप्लाइड मैथ्स की अगर बात करेंगे तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाइड मैथ्स के लिए। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे रेलगाड़ी पढ़ेंगे, और साथ में नाव एवं धारा पढ़ेंगे, बोट्स एंड स्ट्रीम्स पढ़ेंगे। ठीक, और दूसरा सेक्शन एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिससे हर प्रश्न, एवरग्रीन चैप्टर, आप कोई भी प्रश्न पत्र उठाइए उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के आपको प्रश्न मिलेंगे। एक और दूसरा एवरग्रीन चैप्टर रहता है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इससे आपको प्रश्न पत्र, कोई भी प्रश्न आप व्यापम का उठाओ, पीएससी का उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन और समय और कार्य के प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसका एप्लीकेशन चैप्टर होता है पाइप्स एंड सिस्टम्स, जिसे क्या बोला जाता है? पाइप और टंकी बोला जाता है। उससे क्या रहता है? उससे भी प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। क्लियर है कि नहीं? एक तो पाइप और टंकी बोला जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर कि नो सर? तो ये पाइप और टंकी। अंत में अगर देखेंगे तो एडवांस्ड मैथ्स आता है। कौन सा मैथ्स आता है? एडवांस्ड मैथ्स। तो ध्यान दीजिएगा, एडवांस्ड मैथ्स आता है, एडवांस्ड मैथ्स आता है। ध्यान दीजिएगा, यदि एडवांस मैथ्स के अंतर्गत देखेंगे तो आता कौन सा चैप्टर है? पहला आता है एरिया, दूसरा आता है वॉल्यूम, और तीसरा आता है ज्योमेट्री। ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है हॉस्टल वार्डन के परीक्षा में। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? ज्योमेट्री। एक, ये सारे चैप्टर्स क्या हो जाते हैं? तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर कि नो सर? ये अप्रोच आपको क्या करना है? अपने अंदर परीक्षा के अंतर्गत रखना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक तो एडवांस मैथ्स के अंतर्गत, फिर ये क्या हो गया? हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत ये परीक्षा पर। अब देखिएगा, बेसिक फंडामेंटल मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल अपन लेके चलते हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग ये बताओ, मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल क्या है? एक फंडामेंटल क्या है? जब स्कूल में गए थे तो सबसे पहले क्या बोला गया था? क्या रटने के लिए बोला गया था? पहाड़ा, टेबल। अब जीवन के आपके 15 साल, 10 साल, मतलब 12 साल तो आपके स्कूल का हो गया। ठीक है, PP1, PP2, PP क्या बोलते हैं उसको, नर्सरी, ये तीनों पढ़े हो गए तो 15 साल हो गया। 4 साल आपका ग्रेजुएशन का हो गया, या 3 साल तो ग्रेजुएशन का कम से कम हो ही गया। तो आप जीवन के 18 साल में पहाड़ा याद किए हैं कि नहीं किए? 20 तक का पूरा पहाड़ा याद है? नहीं है? तो क्या आपके, मतलब प्रश्न चिन्ह नहीं है आपके ऊपर? क्या आप 18 साल हो गया पहाड़ा याद नहीं किए? यदि आपको गणित अच्छे से बनाना है तो 20 तक का पहाड़ा, 20 तक का वर्ग और 20 तक का घन तो अच्छे से याद होना ही चाहिए। एक, 20 तक का पहाड़ा, 20 तक का वर्ग और 20 तक का घन अच्छे से याद होना ही चाहिए। ठीक, क्यों? आपको कैलकुलेशंस में उसका बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, किस किस को 20 तक का पहाड़ा, 20 तक का वर्ग, 20 तक का घन याद है? वर्तमान में किस किस को 20 तक का पहाड़ा, 20 तक का वर्ग और 20 तक का घन एकदम अच्छे तरीके से याद है? बताइए भैया, किसी को नहीं है? ठीक है, अब देखिएगा, बताइए भाई, 1 का वर्ग कितना होता है? फटाफट बताइए, 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग,
वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना, 5 पंचे 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 1 का वर्ग, एक सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई भी लिखेगा नहीं, कॉपी बंद करके रखो। सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहा हूं। कितना मिनट का समय है? 2 मिनट का समय। फोकस करो, पूरा 20 तक का वर्ग एकदम कट टू कट याद होना चाहिए। एकदम पूरा 20 तक का वर्ग एकदम कट टू कट याद होना चाहिए। हो गया? सब सही बनाए? ठीक। अब मुझे ये बताओ, लगभग लगभग 70% तो सबको याद हो गया होगा। ठीक है। 14-15 तक का वर्ग तो सबको याद हो ही गया होगा। ठीक, समझ रहे हैं? ठीक है। मैं किसी को खड़े करवा के नहीं पूछने वाला, लेकिन मैं आपको एक विश्लेषण करवाने वाला था, जो आपको खुद से स्वयं से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आपको इस पूरे पहाड़ 20 तक का वर्ग याद करने के लिए आपको 5 मिनट का समय लगा। कितने मिनट का समय लगा? मतलब 20 तक का घन भी आपको याद करने के लिए 5 ही मिनट का समय लगेगा, और हर पहाड़ा को 20 तक का हर पहाड़े को याद करने के लिए 5 ही मिनट का समय लगेगा। तो 20 तक का पहाड़ा मतलब 20 गुणित 5 कितना हो गया? 100 मिनट। यस सर या नो सर? हर पहाड़े को 5 मिनट, एक पहाड़े को याद करने में 5 मिनट, तो 20 पहाड़े को याद करने के लिए कितना? 100 मिनट लगेगा। ठीक। अगर मैं 10 मिनट भी मानूं, तो एक पहाड़े को याद करने के लिए 10 मिनट, तो 20 पहाड़े को याद करने के लिए 200 मिनट। ठीक। और 20 तक का घन और 20 तक का वर्ग निकालने के लिए 10-10 मिनट और दे देते हैं, तो 240 मिनट हो गए। 240 मिनट मतलब होता है 4 घंटे का समय। मतलब आप एक बात बताइए, पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन के 3rd ईयर तक कुल 18 साल के समय में आपको 4 घंटे का समय नहीं मिला 20 तक का पहाड़ा याद करने के लिए, 20 तक का घन याद करने के लिए, और 20 तक का वर्ग याद करने के लिए। एक, you didn't got the time of 4 hours from a time span of first class to the time span of the 3rd year of your graduation. You didn't got a time of 4 hours. एक, डांट नहीं रहा हूं, लेकिन ये समझने की बात है कि अभी कैसे स्थिति एकदम आप तुरंत 10 मिनट में कैसे याद कर ले रहे, मतलब दिमाग तो है। एक, फट से 10 मिनट में देख रहा हूं सबको याद हो गया लगता, एकाध संख्या का भूलना स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन अभी खड़े करवा के पूछूंगा सबको बन जाएगा, पूछने भी नहीं वाला। तो आप मुझे ये प्रॉमिस करके बताओ कब तक ये सब कर लोगे? 20 तक का पहाड़ा, 20 तक का घन और 20 तक का वर्ग, अपने तरफ से जो तुम बोलना चाहो एकदम बिंदास हो। बताइए। शनिवार तक, क्योंकि 18 साल में नहीं हुआ है तो 7 दिन का समय वाजिब होना चाहिए, उतना तो समय देना पड़ेगा। शनिवार तक कैसे? यस सर या नो सर? अब जैसे देखते जाओगे ना बेटा, पहाड़ा ना ऐसा याद नहीं किया जाता है 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 या 57, 1900 के 76, ऐसा याद नहीं किया जाता। पहाड़ा पैटर्न ढूंढने का नाम है। एक 19 का पहाड़ा देखना चाहोगे?
ये देखो 19 का पहाड़ा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। यहां से 9 से लेकर 0 तक संख्या है, और यहां पे देखो सारी विषम संख्या है, ऑड नंबर से 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। याद हो गया 19 का पहाड़ा। अब जीवन में कभी भूलोगे? ऐसे हर पहाड़ी में पैटर्न, उस पैटर्न को यदि पकड़ लिए तो पहाड़ा क्या है आपको एकदम कट टू कट याद होगा। पहाड़े का लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है, कभी भी प्रॉब्लम आया तो आपको 19 गुणे 7 तुरंत 133 यदि याद रहा तो आप तुरंत 133 लिख लोगे। नहीं याद रहा तो आप क्या करेंगे? 7 मिया कितना हो गया? 63, ऊपर आया 6, 1 7 7 और 6 कितना हो गया? 13, 133। मेरा टोटल 4 सेकंड गया कि नहीं? एक कैलकुलेशन में 4 सेकंड, तो यदि एक प्रॉब्लम में 5 कैलकुलेशन हो रहा है तो 20 सेकंड के आसपास गया। तो टोटल 30 प्रॉब्लम के हिसाब से देखोगे तो 600 सेकंड होता है। 600 सेकंड मतलब कितने मिनट के बराबर होता है? 10 मिनट के बराबर होता है। एक 600 सेकंड को यदि 60 सेकंड से भाग देंगे तो 10 मिनट के बराबर होगा। 10 मिनट का बढ़त व्यापम परीक्षा में बहुत होता है, क्योंकि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन हल करना है। समझ में आया? इसीलिए फास्ट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आया कि नहीं आया? एक तो शनिवार तक सब याद कर लेंगे। अरे यस सर कि नो सर? अब देखो, अब अपन वर्ग निकालना देखते हैं। वर्ग निकालने का शॉर्टकट। अच्छा एक बात बताओ, क्लियरली समझ में आ रहा है बेटा लोग? भाषा में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? ठीक है। अब देखिए, जैसे वर्ग निकालना है यहाँ, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। ऐसी जितनी संख्या जिसकी इकाई अंक पे 5 और उसका हमको वर्ग निकालना है। जैसे 25 का वर्ग निकालना है। All the numbers which are having unit digit as 5 and we have to find the square of that number. तो हम किस तरीके से निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 25 होता है कि नहीं? 5 का स्क्वायर 25। अरे यस सर कि नो सर? और 2 से बड़ी कौन सी संख्या? 3। तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 625 हो गया। एक आसान है। वैसे ही 35 का स्क्वायर निकालोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? फटाफट बताइए। 25। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 3 से बड़ी कौन सी संख्या है? तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है? वैसे ही देखिए 45 का वर्ग कितना होता है? फटाफट बताइए। 5 का वर्ग कितना होता है? 4 से बड़ी कौन सी संख्या है? तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। एक आसान है। वैसे ही देखिए 55 का वर्ग निकालना है, तो फटाफट बताइए। 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। व्हाट इज द नंबर विच इज ग्रेटर देन 5? तो 5 6 30 25। यस सर कि नो सर? अप्रोच आसान है, पक्का बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? 625, 12 25, 2025, 30 25। आप मुझे ये बताइए 25 का स्क्वायर निकालना है। अब फटाफट खुद निकाल के बताइए। 65 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 65 का स्क्वायर निकालिए। 75 का स्क्वायर निकालिए। 85 का स्क्वायर निकालिए। 95 का स्क्वायर निकालिए। 105 का स्क्वायर निकालिए। फटाफट निकालिए। 5 का वर्ग निकालो, पहले इकाई अंक का वर्ग निकालो 25। फिर 6 से बड़ी कौन सी संख्या है? तो 6 सत्ते 42, कितना आ गया? 42 25 आ गया।
यस सर कि नो सर? वैसे ही 5 का वर्ग कितना होगा? 7 से बड़ी कौन सी संख्या है बताओ? तो 7 आठी कितना हो जाएगा? 56। वैसे ही 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 8 निया कितना हो जाएगा? 72। तो 72 25 हो गया। वैसे ही 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 9 से बड़ी कौन सी संख्या होगी? 10। 9 दहाम 90 हो गया। वैसे ही 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 10 से बड़ी कौन सी संख्या है? तो 110 25 हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस सर या नो सर? एक, अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया? 110 25। सबका आ गया आंसर? आ गया कि नहीं? कोई ऐसा छात्र है जिसको ना बना हो? तेरा भी आ गया बेटा? इधर अच्छा, अब बन गया। 5 का स्क्वायर 25। 10 से बड़ी कौन सी संख्या होंगी? तो 10 गुणित 11 कितना हो जाएगा बेटा? 110 25 होगा। तो इससे क्या हो गया? हमारा किसका आ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का बताइए। अब देखिए, 1 से लेकर 99 तक का सारी संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे? अधिकतम 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये शॉर्टकट है। अप्रोच क्या है? शॉर्टकट है। मान लीजिए आपको वर्ग निकालना किसका है? 23 का। किसका वर्ग निकालना है? 23 का। ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट, एकदम फोकस करिएगा। 23 का यदि वर्ग निकालना है तो 2 का वर्ग कितना होगा? 0,4। 2 का वर्ग कितना होगा? 0,4। और 3 का वर्ग कितना होगा? फटाफट बताइए। 0,9। होगा कि नहीं? 2 का वर्ग 0,4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 0,9। होगा कि नहीं? 0,9। एक हो जाएगा 0,4 और दूसरा हो गया क्या? 0,9। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक, तो जैसे 1 का वर्ग पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 0,1। 2 का वर्ग, एक साथ बोलिए और जोर से। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग जब बोलेगा तो 16 बोलना है। मतलब हर अंकों को 2 अंकों वाली संख्या बनाकर बोलना। एक, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इसीलिए 20 तक का वर्ग याद करवाया था। अब समझ में आया? एक, तो ध्यान दीजिएगा, 2 का वर्ग कितना हो गया? 3 का वर्ग, यहां पे लगा देंगे क्या? क्रॉस। हमेशा यहां ये पूरा लिखने के बाद इकाई अंक के नीचे क्या लगा देंगे? क्रॉस। 2 तिया 2 3 जा 6 2 जा 12, तो यहां पे 12 लिख देंगे। 9 2 4 और 1 कितना हो गया? 5। आसान है? यस सर कि नो सर? अभी नोट डाउन मत करना। इससे आप कोई भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकाल सकते। एक, जैसे ध्यान दीजिएगा, 23 के बाद क्या आएगा? कोई भी 2 अंकों वाली संख्या बताओ फटाफट। 50 56 5 6। ध्यान दीजिएगा, 5 6। तो 6 का वर्ग लोगे तो कितना आ जाएगा? 36। 5 का वर्ग निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 25। होगा कि नहीं? 5 छक्के 30 दूनी 60। एक, तो 6 3 6 5 11 1 2 और 1 3 3 1 3 6। आसान है? यस सर या नो सर? ठीक। अब मान लो आप 87 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हो। पहले देख लो एक बार, एक्सपीरियंस हो जाओ, उसके बाद आप हल कीजिएगा। 87 का वर्ग निकालना है आप। तो 87 का वर्ग निकालना है तो बताओ भैया, 8 का वर्ग कितना होगा? 64। 7 का वर्ग कितना होगा? 49। यहां पे लगा दूंगा क्रॉस। 8 साथी 56। 56 गुणित 2। अब अगर आपको मन में 56 गुणित 2 करना है तो कैसे करोगे? तो पहले 50 गुणित 2 करो। 50 दूनी कितना होता है? एक साथ बोलिए, 50 दूनी और 6 दूनी
तो 100 और 12, समझ में आया? तो मन में मन गणित ऐसा किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 9, 4, 2, 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 7 5 6 9, 87 का स्क्वायर। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 9 का स्क्वायर, यहां लगा दिए क्रॉस। 9 निया एक साथ, 9 निया 81 गुणित 2, तो 80 दूनी कितना होता है? 160, और 1 दूनी 2, तो ये कितना हो जाएगा? 162। तो 1 8 2 10, 1 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, 9801। होगा या नहीं होगा? अरे यस सर या नो सर? तो 9801। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आप एक क्वेश्चन और बताइए, कौन सी संख्या? 41 का स्क्वायर निकालते हैं। एक किसका स्क्वायर? 51 का स्क्वायर निकालते हैं। एक 51 का वर्ग निकालोगे तो 5 का वर्ग बताओ कितना होता है? 25। 1 का वर्ग कितना होता है? 01। फटाफट बताइए, 5 कम 5 दूनी, तो ये 10 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 01, तो ये 1 0 5 और 1 6, ये क्या हो जाएगा? 2, तो 2601। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का क्लियर हुआ बेटा? किसी को भी डाउट हो तुरंत खड़े होके पूछ लो, थोड़ा भी डाउट हो तुरंत खड़े होके पूछो। तो एक आध क्वेश्चन और बताऊंगा। एक किसी को भी कहीं पे भी एक भी बूंद थोड़ा से भी डाउट हो तो तुरंत आप क्या है, तुरंत आप मेरे से पूछिए, क्लास में तुरंत आप मेरे से 100% पूछिए। क्लियर है? एकदम फ्री विल के साथ, एकदम निश्चिंत होके आप एकदम तुरंत डाउट पूछिएगा कि सर ये नहीं बना। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट फोकस करिएगा। बताओ और कौन कौन सी संख्या का वर्ग निकालना है? कौन कौन सी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है? हाँ, 79। फिर और किस किस संख्या का 2 अंकों का वर्ग निकलवाना चाहते हो मेरे से? बताओ। 93। और फिर 87 तो हो गया। 73 और नहीं निकलवाना चाहते हो? तेरा क्या नंबर है बता? हाँ, 80 का वर्ग, 0 का स्क्वायर 0, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 64 को आ जाएगा। हाँ सिंपल। एक चलो, 0 का स्क्वायर डबल 0 लिखेंगे, बस ये याद है। ठीक है, लेकिन अपने को क्या जरूरत पड़ेगा इससे निकालने का? 8 का स्क्वायर तो तेरे को ऑलरेडी पता है कि 64 है। एक और 0 है तो डबल 0 लग जाएगा, स्क्वायर लगेगा। एक हाँ बता बेटा। और 69, तो ये 69 का स्क्वायर। और बेटा और बता, लास्ट संख्या 84, तो ये लो 84। तो ये चलो अब तुम लोग निकालो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर 15 दिन में एक टेस्ट होगा। एक हर 15 दिन में करंट अफेयर्स की क्लास होगी। हर 15 दिन में टेस्ट होगा, पूर्ण रूप से निशुल्क रहेगा और एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा। एक हर 15 दिन में टेस्ट, हर 15 दिन में करंट अफेयर्स की क्लास। समझ रहे हैं? पूर्ण रूप से निशुल्क टेस्ट होगा। ठीक, और हर 15 दिन में करंट अफेयर्स की क्लास होगी। एक और प्रयास करेंगे कि हर 15 दिन में आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कराया जा सके। वो हर वीकेंड को होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कराया जाएगा। मतलब जैसे आज मंडे है ना,
सैटरडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक जितना क्लास भी हुआ है, सैटरडे को उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करें। ठीक है, जैसे मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव मैं हल कराऊंगा। जैसे अगला क्लास है साइंस का, मिथिलेश सर क्लास लेंगे तो वो अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर सैटरडे को कराएंगे, जिससे आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से आप क्या हो सके, उन प्रतियोगिता परीक्षा में आप लाभान्वित हो सके। इसलिए हर सैटरडे को एमसीक्यू क्वेश्चन हल कराया जाएगा। और टेस्ट एक भी मिस मत करिएगा, क्योंकि एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित टेस्ट करवाएंगे। The test will be conducted on the basis of examination pattern, सीधी व्यापम एग्जामिनेशन पैटर्न। इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं फटाफट बता दो। लैंग्वेज में कोई भी इश्यू हो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभार हिंदी बोलते बोलते ज्यादा हिंदी बोलना हो जाता है, इंग्लिश बोलते बोलते ज्यादा इंग्लिश बोलना हो जाता है, ठीक। बट आई एम कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। पहले का क्या आ रहा है, 6241, सबका आ गया 6241। दूसरे का कितना आ रहा है, 8649। 93 का वर्ग कितना आ जाएगा, 8649। देखें 9 का वर्ग कितना होगा भाई, 81। 3 का वर्ग कितना होगा, 09। यहां पे लगा दूंगा क्रॉस। 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54। तो ये क्या हो जाएगा, 9, 4, 4, 5 और 1, 6, और ये क्या हो जाएगा, 8। 8649। कहां गड़बड़ की है बेटा, ठीक ठीक, जीरो लगाना भूल गई थी। चलो भैया 73 का वर्ग बताओ कितना आ रहा है, 5329। सही बनाए हो कि नहीं, पक्का चेक तो नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे भरोसे पे भरोसा कर रहा हूं मैं, ठीक। अगला बताओ 4761। 4761। और लास्ट बताओ 7056। तो मैं क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं सबको बन गया होगा, ठीक। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास मिथिलेश सर द्वारा लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्लासेस रेगुलर बेस पे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल से जो टॉपिक शुरू होगा वो पूरे मैथ्स का बेसिक होता है। हम शुरुआत के 2 से 3 दिन पूरे नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर आगे बढ़ेंगे। कल हम अंक पद्धति का बेसिक पढ़ेंगे। क्या अंक पद्धति क्या होता है, अंक क्या होते हैं, अंकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, वास्तविक संख्या क्या होती है, इन सब पे कर हम चर्चा करेंगे। सम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, समग्र संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, कल इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे। क्लियर है, तो अभी 1 से 2 दिन मैथ का बेसिक होगा, आप उसको मिस मत कीजिएगा। कल से क्लास एग्जैक्ट 7 बजे शुरू होगी, आप मिस मत करिए। क्लियर है, यस सर कि नो सर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे पेपर में पूछे जाते हैं, हमको क्या पहले पढ़ना चाहिए, है ना। ये सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करते हैं। 1 डे एग्जाम है, थोड़ा सा हमको हार्ड वर्क के साथ में हम लोग को ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस भी करना होगा, ठीक। जिसमें हम लोग अगर देखते हैं तो एक तो आप लोगों को सी सेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है आप लोग को, सी सेट। सी सेट में मतलब आपको मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के चलते हैं, मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के चलते हैं, ठीक। इसको सौरभ सर पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद आगे हम लोग प्रोसीजर को चालू करेंगे कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीधी व्यापम में हम लोग को जो मेन रोल निभाता है वो सीसेट निभाता है, सिलेक्शन की भूमिका को लेकर के, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते भी हैं और
1 डे एग्जाम को निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका और ये रहता है कि सीसेट अगर हमारा अच्छा सा बन रहा है तो हम जरूर उसमें से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहता है कि हम उस सिलेक्शन उठा लेंगे। इसलिए हमको मैथ्स या सीसेट को हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। अब बात करते हैं जीएस पोर्शन में। तो जीएस पोर्शन में जैसे मैं आपको जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक। दूसरे में अगर हम लोग देखेंगे बायोलॉजी हो गया और हिंदी हो गए, ये श्रीकांत सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक, श्रीकांत सर पढ़ाएंगे। ठीक, और इसमें मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। जियोग्राफी हो गया और वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो उत्कर्ष सर पढ़ाएंगे, उत्कर्ष सर। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो प्रवीण सर पढ़ाएंगे। और इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज में इंग्लिश का भी रोल है बहुत व्यापक में, तो इसको अभिजीत सिंह सर पढ़ाएंगे। और छत्तीसगढ़ जो जीएस है उसे आकाश सर पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग को बैच का ये चलेगा कि पूरे कंप्लीट जो हम लोग देखते हैं कि अगर सौरभ सर हैं वो आपको कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, तो मैथ रीजनिंग कंप्यूटर सब सौरभ सर पढ़ाएंगे। ठीक, इस तरीके से हम लोग चलेंगे आगे। और ये सिलेबस जो कॉमन सब्जेक्ट है जो हर बार पूछे जाते हैं हर व्यापक के, तो उसको हम लोग लेकर के पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि हमको केमिस्ट्री में कैसे चीजों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना होता है सिलेबस में, तो थोड़ा ध्यान देते हैं। 1 डे एग्जाम में आप लोग जो टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे, तो याद रखना है इसमें हम लोग जैसे एक पड़ाव पे पहुंच जाएगा सिलेबस, तो हम लोग उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लगाने का प्रयास करेंगे कि पिछले एमसीक्यू कैसे पूछे गए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या है, कैसे स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको केमिस्ट्री में एक हमारा जो व्यापम का जोन होता है वो होता है अम्ल एवं क्षार। क्या होता है आपका? अम्ल एवं क्षार, जिसको हम लोग एसिड और बेस कहते हैं। तो एसिड और बेस पूछा जाता है। ठीक, हम आज स्टार्ट करेंगे, मैं एक थोड़ा सिलेबस के बारे में पहले। दूसरा आपको पेपर में पूछा जाता है यौगिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड कहते हैं इंग्लिश में। तो कंपाउंड में आपको एक फॉर्मूला देगा पेपर में कि बताइए भाई इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है। ठीक, दूसरा आपको उस फॉर्मूले में परसेंटेज निकालने पूछा जाएगा। ठीक, तीसरे में यदि परसेंटेज दिया है तो कैसे उसका हम सूत्र बना सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में यदि हम लोग बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आता है आपका मिश्र धातु से। किससे क्वेश्चन आता है? मिश्र धातु, जिसे इंग्लिश में हम लोग एलॉय कहते हैं। एलॉय के अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो ओर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, अयस्क से। अयस्क से क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कोई धातु है तो किससे बना हुआ है, कौन सा इसका ओर है। जैसे पूछ देगा कि मरकरी का ओर कौन सा है, आया बात समझ में? तो रेडियम या यूरेनियम का ओर कौन सा है, तो पिट्सब्लेंड लगाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को ये चार तो हमको देखना ही है। इसके अलावा जैसे पीरियोडिक टेबल में कुछ महत्वपूर्ण जैसे एलिमेंट के बारे में पूछा जाता है कि मैक्सिमम रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, ऐसा पूछेगा। ग्रेफाइट के बारे में पूछता है कि कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर की तरह काम करता है, विद्युत का सुचालक की तरह काम करता है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का थोड़ा बेसिक स्टार्ट करता हूं और इससे आगे हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग स्टेप वाइज कैसे बढ़ेंगे। इसमें सबसे खास बात ये कि मान लो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो है वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आया बात, उन्हें हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ने का प्रयास करेंगे जो क्वेश्चन की मांग होती है उसके आधार पर। ठीक है, तो देखिएगा केमिस्ट्री में ना जैसे हम लोग का एक नाम होता है और दूसरा सरनेम होता है, वैसे ही केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबर का प्रयोग किया जाता है। एक जो नंबर होता है उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु क्रमांक। इंग्लिश में इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज एक होता है परमाणु भार होता है। क्या होता है आपका? परमाणु भार, जिसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं।
क्या कहते हैं हम लोग? एटॉमिक मास। ठीक, तो याद रखना है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो है केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट के लिए 2 नंबर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल में समझो कि ये मान लो आपका नाम है और दूसरा आपका सरनेम है। अब आप एक बात को बताओ कि आपको कोई भी बुलाते होंगे तो सरनेम से बुलाते हैं कि नाम से बुलाते हैं? नाम से बुलाते हैं, हाँ कि ना? शुरुआत में सबसे पहले तत्वों को ना परमाणु भार के आधार पर जमाएगा। किसके आधार पर जमाएगा? परमाणु भार। एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट को अरेंज करने लगे, तब एक टेबल सामने आया। उस टेबल को पीरियोडिक टेबल कहा गया। क्या कहा गया उसको? पीरियोडिक टेबल, या हिंदी में उसे आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल कहा गया जब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लगे, जब एटॉमिक मास के आधार पर क्लासिफाइड करें, तब एक टेबल बना और उस टेबल को हम लोग पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी कहते हैं। जब शुरुआती अवस्था में यदि हम कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। उसी प्रकार जो ये मेंडलीव का आवर्त सारणी था, क्योंकि मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को जमाने लगा और देखा कि एक पीरियोडिक टेबल बना है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। उस कमियों को दूर करने के लिए एक नया साइंटिस्ट आया और इस साइंटिस्ट को आपको नाम याद रखना है, जिसका नाम है आपका मोसले। क्या नाम है आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मोसले, क्योंकि हम लोग खोजकर्ता टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से समझना। ये मोसले ने सोचा कि भाई मेंडलीव ने किसका यूज किया है? परमाणु भार का। किस कारण हो सकता है उसके पीरियोडिक टेबल में कमी आया होगा? तो मोसले सोचता है कि भाई जब वो प्रयोग किया तो कमी आया ना, तो मैं एक काम करूंगा, परमाणु भार का प्रयोग नहीं करूंगा। तो मोसले किसका प्रयोग करेगा? परमाणु क्रमांक का प्रयोग करेगा। इसलिए याद रखना कि एटॉमिक नंबर के खोजकर्ता, किसके खोजकर्ता? एटॉमिक नंबर के खोजकर्ता कौन है? पहला क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर लगाना है मोसले। और उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि मेंडलीव ने किसके आधार पर जमाया है? परमाणु भार, तो मोसले सोचता है कि भाई मैं परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाऊंगा। एटॉमिक नंबर के आधार पर एलिमेंट को क्लासिफाइड करने का प्रयास किया और जो जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ कमी देखने को मिला था, उस कमी को दूर करने का प्रयास किया, मॉडिफाइड करने का काम किया। इसीलिए इस पीरियोडिक टेबल को हम आवर्त सारणी बोले और इसको हम लोग बोलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे इंग्लिश में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने वाला व्यक्ति कौन है? मोसले। तो आपको पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है, तो मोसले लगाना। आया बात समझ में? क्लियर है? याद रहेगा। ये आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ये दोनों बातों को ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमको 2 संख्याओं को पढ़ना है। एक कौन सी संख्या पढ़ना है? परमाणु क्रमांक, और दूसरा परमाणु भार। क्यों पढ़ना है समझ में आया? क्योंकि मेंडलीव ने किसका यूज किया था? परमाणु भार। और मोसले ने किसका यूज किया? परमाणु क्रमांक। अब दोनों को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। अब खास बात ये देखते हैं कि जो मोसले ने परमाणु क्रमांक का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया? परमाणु क्रमांक। तो ध्यान से समझना कि परमाणु क्रमांक क्या है, कैसे है, तो ध्यान से समझना। परमाणु क्रमांक किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताओ तो? एलिमेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एलिमेंट। एलिमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं हम लोग? तत्व। तत्व को रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रहा है? परमाणु क्रमांक। हर एक तत्व के लिए निश्चित परमाणु क्रमांक होता है, फिक्स्ड है एटॉमिक नंबर। हर एक, जैसे आपका मान लो इतने लोग बैठे हैं, तो मान लो जैसे मान लो एक एग्जांपल राकेश करके मान लो बोले, आया बस तो राकेश ही उठ करके आएगा, हाँ कि ना? मान लो सुरेश बोल दिए तो सुरेश ही उठ करके आ रहा है। सेम उसी प्रकार अगर एटॉमिक नंबर बोलेंगे ना, तो केवल उसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, वही उठ करके आएगा, दूसरा सेम नहीं हो सकता। आया बात समझ में? क्लियर? आइसोटोप्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, समस्थानिक क्या होता है उसको पढ़ेंगे, लेकिन हर एक तत्व का फिक्स होता है एटॉमिक नंबर। अब इस एटॉमिक नंबर को आज की क्लास में जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसी को बेस बनाते हैं और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हमको ना 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। कितने तक याद होने चाहिए? 20 तक। 20 तक हमको एटॉमिक नंबर को लेकर के चलना है। तो हम लोग 20 तक को बनाते हैं। पहले 5-5 के पेयर में मैं आपको दिखाता हूँ। 5 के पेयर में हम लोग याद करेंगे इसको, देखिएगा। तो सबसे पहला ना
पहला वाले का नाम होता है हाइड्रोजन। जो 1 नंबर एटॉमिक नंबर है, आया बात समझ में, उसका नाम क्या है? तो हाइड्रोजन। क्या नाम है आपका? हाइड्रोजन। तो बोलेगा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसका उपयोग क्या हुआ। आया बात समझ में? क्लियर है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1। ठीक। तो जब भी परमाणु क्रमांक 1 हाजिर हो बोलेंगे तो कौन उठ करके जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा? H। दूसरा परमाणु क्रमांक क्या है आपका? हीलियम। ठीक, हीलियम। तीसरे वाले का नाम है आपका लिथियम। क्या नाम है? लिथियम। चौथे वाले का नाम है आपका बेरिलियम। क्या नाम है? बेरिलियम। और पांचवें वाले का नाम है आपका बोरॉन। पांचवें वाले का नाम क्या है? बोरॉन। ये याद होने चाहिए। 5-5 का पेयर में याद करते हुए चलते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। क्योंकि ये रहेगा ना तो मैं बहुत सारे ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आप देख करके पहचान जाएंगे। आया बात समझ में? इसलिए पहले क्लास में ही परमाणु क्रमांक के लिए आपको, अगर कोई साइंस वाले बच्चे नहीं है तो इसको याद करना ही जरूरी है। इसके बिना केमिस्ट्री फिर अधूरा है। आया बात समझ में? इसलिए इसको याद करना, इसलिए पहले ही क्लास में परमाणु क्रमांक लिखवा दे रहा हूं। दूसरा याद रखना है, बोरॉन के बाद में छठवें में कौन आएगा आपका? कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 7। नाइट्रोजन का 7। ऑक्सीजन का हो जाता है 8। ऑक्सीजन का 8। फ्लोरीन का हो गया आपका 9 और नियॉन का हो जाएगा 10। तो ये फ्लोरीन और ये हो गया आपका नियॉन। ठीक, नियॉन। देखिए इसके बाद कौन है आपका? ध्यान से समझना है। फिर 11 परमाणु क्रमांक हो गया, फिर 12, 13, 14 और 15। 11 होता है आपका सोडियम का, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन और 15 फास्फोरस। फास्फोरस। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 16, 17, 18, 19 और 20। इसको लिख करके बढ़िया से याद करके रखना है। सल्फर, क्लोरीन 17 होता है, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। कैल्शियम का 20। अब एक बात को समझना है, ध्यान से समझिएगा। आपको ना सिंबल पूछेगा। क्या पूछेगा? सिंबल। तो जिसका जहां से अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है वही उसका सिंबल बना। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या बन गया? H से स्टार्ट हो रहा है तो H बन गया। हीलियम का क्या बन गया? He बन गया। लिथियम क्या बन गया? Li बन गया। बेरिलियम Be बन गया। बोरॉन का क्या हो गया? B हो गया। कार्बन C से चालू हो रहा है तो C। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, Ne हो गया। जो आपके पेपर में कभी कभी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है सोडियम। क्या बनता है आपका? सोडियम। और ये याद रखना है आपको पोटेशियम। ये दो तत्व ऐसे होंगे जिनके पहला अल्फाबेट के आधार पर सिंबल नहीं है। जैसे सोडियम बोल दिए तो हम लोग सोडियम बोल दिए तो अगर S से स्टार्ट हो जाना था, लेकिन याद रखना सोडियम का सिंबल होता है Na। ये पोटेशियम है, P से स्टार्ट हो जाना था, लेकिन इसका क्या हो जाता है आपका K। आपको 4 ऑप्शन देगा और किसका सिंबल जो है नाम के आधार पर परिवर्तित होता है ऐसा पूछा जाए। आया बात समझ में? क्लियर? तो दो। क्योंकि ये व्यापम ने टीचर भर्ती वाले क्वेश्चन पूछा था। जो टेट का पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा तत्व है जिसका सिंबल परिवर्तित है। आया बात समझ में? तो सोडियम का सिंबल क्या होता है सब पूछ दिया था। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na लगाना था, वहां S भी ऑप्शन में था। आया बात समझ? बाकी तो सब अल्फाबेट में है। जैसे मैग्नीशियम का क्या लिख देंगे? Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P। अब देखो फास्फोरस का पहले P दे चुके थे, हाँ कि ना, इसलिए दोबारा पोटेशियम को P नहीं दे सकते थे। क्लियर है? आया बात समझ में? इसलिए क्या दे दिए? आपका K दे दिए। आया बात समझ में? क्लियर है? सल्फर का क्या हो गया? S, क्लोरीन का Cl,
आर्गन का Ar, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम का क्या हो गया Ca। तो ये सब सिंबल को हमको याद रखना है। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ क्या? अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है, बस ये देखें कि परमाणु क्रमांक को खोजने वाला व्यक्ति कौन है? मोसले था। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही क्या बना है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। इसलिए अगर हम बात करते हैं कौन सा पीरियोडिक टेबल अच्छा लग रहा है आपको, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छा लगेगा, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जो पीरियोडिक टेबल बना उसमें कमियां थी। तो कमियां वाले चीजों को पढ़ना है क्या? नहीं। जो कमी नहीं है उसको पढ़ना है। कमी किसके में नहीं है? मोसले वाले पीरियोडिक टेबल में। मोसले वाले पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। इसलिए केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर याद रखा जाता है एटॉमिक मास में। आया बात समझ में क्लियर? एटॉमिक नंबर रखा जाता है एटॉमिक मास में। अब बात ये आता है कि भाई इनका एटॉमिक नंबर ऐसा क्यों रखा गया होगा? तो ध्यान रखना कि जिस भी एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, क्या बोला मैं? जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। आपको पूछा एटॉमिक नंबर क्या? तो एटॉमिक नंबर को सबसे पहले याद रखना है कि कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड। और ये बताता है कि जिस भी तत्व का एटॉमिक नंबर उतना ही होगा जितना उसमें प्रोटॉन की संख्या होगा या जितना उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। आया बात समझ में क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना बताया मैं? 3। मतलब लिथियम में ये 3 परमाणु क्रमांक इसलिए हुआ है क्योंकि लिथियम में 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन। कितने लोग को बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ? जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना बताया गया है? 11। मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तब परमाणु क्रमांक क्या हो गया उसका? 11 हो गया। कितने लोगों को बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब बात को समझना है कि ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला बात जो व्यापम पेपर में आता है, कोई भी आपको तत्व दिया रहेगा, पूछेगा कि बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, सब पूछेगा। तो ध्यान देना है इसमें खास बात ये कि जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछा कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालने बोल रहे हैं, प्रोटॉन निकालने बोल रहे हैं और न्यूट्रॉन निकालने बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये तो जाने कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता कहाँ है। तो एक बात ये ध्यान रखना है कि मान लो ये जो है आपका, ये मान लो एक आपका ये नाभिक है। क्या है आपका? नाभिक। नाभिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब ये होता है जब भी कोई तत्व का अधिकतम भार, कौन सा भार? तो मान लो कोई भी तत्व, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन का कुछ ना कुछ तो भार होगा। वैसे ही तत्व का भी अधिकतम भार होता है। अगर किसी तत्व का भार जो है, अधिकतम भार इस बिंदु पर केंद्रित हो जाए, इस पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाए, तो वो पॉइंट उस एलिमेंट का न्यूक्लियस या नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस या नाभिक कहलाता है। इस बातों को ध्यान रखना। नाभिक क्या चीज है? तो नाभिक तत्व के मैक्सिमम मास को रिप्रेजेंट करेगा। तत्व क्या याद रखना है? न्यूक्लियस क्या चीज है? तत्व के अधिकतम भार को बताता है। तत्व के अधिकतम भार को बताएगा। अधिकतम भार एलिमेंट के मैक्सिमम मास को जो रिप्रेजेंट करने का जो काम करता है वो होता है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में जो है ना, आया बात समझ में, 4 हमको पार्टिकल को याद रखना है। 4 हमको याद रखना है। जैसे कौन कौन है तो ध्यान से समझ लें, इसके बाद हम इधर पहुंचते हैं क्योंकि इसके बेस के लिए हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे मान लो ये आपका जो है ये नाभिक है। कौन है आपका? मान लो ये मान लो आपका नाभिक है ये, और एक और हम लोग बना लेते हैं, मान लो ऐसा। ठीक, ये जो आपका बाहर दिख रहा है ना, ये मतलब ये अंदर वाला पार्ट जो है वो नाभिक है। क्या है आपका? नाभिक। ठीक, ये नाभिक है। और इस नाभिक के जो चारों ओर जो चक्कर लगाने का काम करता है ना, वो होता है इलेक्ट्रॉन। कौन होता है आपका? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के अंदर में कौन कौन चीजें हैं, हमेशा पहले याद रखना है। कौन नाभिक में उपस्थित नहीं होता? तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करेगा? रिवॉल्व करने का काम करेगा, चक्कर लगाएगा। लेकिन इस न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट है? नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं?
तो नाभिक के अंदर होता है, एक होता है प्रोटॉन, कौन होता है आपका, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, कौन होता है आपका, तीसरा नाम होता है मेसॉन, क्या नाम होता है, और चौथा नाम होता है पॉजिट्रॉन। क्या नाम होता है, नाभिक के अंदर कौन कौन है, चार, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन और पॉजिट्रॉन। याद हुआ क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और मेसॉन और पॉजिट्रॉन। ये न्यूट्रॉन जो है ना, देखो जैसे प्रोटॉन लिख रहे हैं तो हम ऐसा लिखेंगे प्रोटॉन को, तो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, पी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी, प्रोटॉन, याद रहेगा। न्यूट्रॉन कहां से स्टार्ट होगा, एन से, तो इसको हम लोग लिख दिए एन। मेसॉन जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, एम से, तो हम इसको एम न लिख करके इसको लिखते हैं पाई। क्या लिखते हैं, पाई से लिखते हैं। और पॉजिट्रॉन क्या होता है, ई प्लस होगा, पॉजिट्रॉन क्या होगा, ई प्लस। ये चार जो लोग होंगे वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वो भी हम समझते हैं, ध्यान से समझना है। प्रोटॉन है, पहले तो इसके खोजकर्ता को दिमाग पे सेट करना है, क्या याद रखना है, खोजकर्ता। कितने पार्टिकल हैं ये बताओ, पार्टिकल टोटल कितने पार्टिकल, 5, कितने पार्टिकल, 5, 5 है ना। अब ये 5 पार्टिकल को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। देखो मान लो ये पहला पार्टिकल हो गया, फिर ये वाला आपका दूसरा हो गया, ये वाला आपका तीसरा, ये आपका चौथा और ये पांचवा, ठीक। ऊपर के 4 लोग जो आपको नजर आ रहे हैं वो तो नाभिक में रहेंगे। कौन कौन नाभिक में रहेगा बताओ तो, एक नाम कौन रहेगा, प्रोटॉन, दूसरा नाम कौन रहेगा, न्यूट्रॉन, तीसरा नाम कौन सा रहेगा, मेसॉन, चौथा नाम कौन सा रहेगा, पॉजिट्रॉन, क्या रहेगा। अब पांचवा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में है क्या, बोलो ना, नहीं है ना। तो इस बातों को भी ध्यान रखो। देखो जैसे मान लो ये आपका, यहां पर अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, ये तो आपको नाभिक में नजर आएगा, हाँ कि ना। तो नाभिक में कौन लोग नजर आ रहे हैं, ये 4, न्यूक्लियस में ये 4 मौजूद है। ये मौजूद है क्या, नहीं। अब इसके हमको क्या करना है, इसके खोजकर्ता को लिखना है। जो खोजकर्ता पेपर में पूछा जाता है, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है पूछेगा तो गोल्डस्टीन लगाना है। क्या लगाना है, क्या लगाना है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन, रटना है एकदम। ये व्यापम का पूछा गया क्वेश्चन है, आया बात समझ में, क्लियर है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं चैडविक, कौन होते हैं, चैडविक, कौन होते हैं, चैडविक। तो न्यूट्रॉन का चैडविक है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन है। मेसॉन का है यूकावा, कौन है आपका, कौन है, यूकावा। आया बात समझ में, क्लियर। फिर उसके बाद कौन है आपका, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का याद रखना है एंडरसन, कौन है आपका। और इलेक्ट्रॉन का याद रखना है जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। आया बात समझ में, क्लियर है क्या। तो नाभिक में कितने लोग हैं, 4। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। चारों पार्टिकल के खोजकर्ता को याद रखना है, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, न्यूट्रॉन बोल रहा हूं, न्यूट्रॉन बोल रहा हूं तो चैडविक, प्रोटॉन बोल रहा हूं तो गोल्डस्टीन, मेसॉन बोल रहा हूं तो यूकावा, पॉजिट्रॉन बोल रहा हूं तो एंडरसन, और इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं तो जे जे थॉमसन। आया बात समझ में कि नहीं आया। अब एक बात को समझना कि नाभिक के अंदर में कौन कौन नजर आ रहे हैं, ये 4 लोग नजर आ रहे हैं। नाभिक के बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इनमें ना नाभिक के अंदर में ज्यादा मात्रा में, यदि मेजॉरिटी में देखें ज्यादा मात्रा में, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन कौन है, न्यूट्रॉन और कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में कौन है, मेसॉन और पॉजिट्रॉन। मेसॉन और, जो कम मात्रा में है ना, जो ज्यादा मात्रा में है मान लो, तो उनका अस्तित्व है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी संख्या ज्यादा है, तो ये मेजॉरिटी में है, और ये माइनॉरिटी में है समझ लो। तो जो कम है ना उसको दबा दिया जाता है।
तो कम है, तो कौन कौन कम है? मेसॉन और पॉजिट्रॉन। तो मेसॉन और पॉजिट्रॉन किनकी तुलना में कम है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में कम है, इसलिए इसको हम लोग नेग्लिजिबल या नगण्य मान लेते हैं। जब इसको नगण्य मान लिए, रहेगा जरूर लेकिन नहीं के बराबर है, तो बचे कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बचे, हाँ कि ना? कौन कौन बच गए? न्यूट्रॉन और, कहां बच गए हैं? नाभिक में। कहां बचे हैं? नाभिक में। तो ये मान लो आपका न्यूक्लियस हो गया। तो इस न्यूक्लियस में कौन कौन बच गए हैं बताओ तो? न्यूट्रॉन बच गया, और कौन बच गया? क्या मेसॉन है क्या? बोलो ना। मेसॉन है लेकिन बहुत कम मात्रा में, पॉजिट्रॉन है लेकिन बहुत कम मात्रा में, इसलिए इसको नेग्लिजिबल या नगण्य मान दिया। तो बचे कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? कौन चक्कर लगाता है? इसीलिए हम लोग आज तक केवल 3 लोगों के बारे में पढ़े होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। आया बात समझ में कि नहीं आया? अब देखो क्यों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, ये भी बात को समझ जाते हैं। न्यूट्रॉन जो है, आया बात समझ में क्लियर? वो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल वर्ड से बना हुआ है। तो जहां पर हम लोग न्यूट्रॉन को एन से लिख रहे हैं, तो याद रखना न्यूट्रल वर्ड से बना हुआ है न्यूट्रॉन जो है, मतलब याद रखना उसमें चार्ज आएगा 0। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो बोलते हैं गाड़ी अभी न्यूट्रल में खड़ा है। न्यूट्रल में खड़ा है मतलब कोई इसमें गियर लगा हुआ है क्या? नहीं। मतलब जब भी न्यूट्रॉन आया मतलब न्यूट्रल से बना, इसलिए 0। ये जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, तो उसमें जो चार्ज होता है वो होता है +1 चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन में, उसमें होता है आपका -1 चार्ज। कौन सा चार्ज? इसीलिए इलेक्ट्रॉन में -1 हो रहा है, इसलिए इसे E- से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आया बात समझ में? किससे लिखेंगे? E-। अब एक बात बताओ, नाभिक के अंदर कौन नजर आ रहा है? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज नजर आ रहा है? बोलो ना। 0। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज आ जा रहा है? +1। तो 0 + 1 कौन सा चार्ज हो गया? प्लस चार्ज, हाँ कि ना? मतलब न्यूक्लियस में जो प्लस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? प्रोटॉन के कारण, हाँ कि ना? क्योंकि 2 ही लोग हैं मान लो, एक तो न्यूट्रल हो गया, दूसरा कौन हो गया? प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? खुद नाभिक जो है वो प्लस की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए अपने चारों ओर केवल माइनस को घुमा पाएगा। किसको घुमा पाएगा? माइनस को घुमा पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस खुद पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर रहे हैं। मतलब ये पॉजिटिव है तभी तो चारों ओर किसको घुमा पाएगा? निगेटिव को घुमा पाएगा, हाँ कि ना? अब ये बताओ निगेटिव किसके पास होता है? इसीलिए निगेटिव बाहर में घूम रहा है। मतलब कौन बाहर में घूम रहा है? इसलिए बोल देते हैं क्योंकि न्यूक्लियस खुद पॉजिटिव है, इसलिए बाहर में किसको घुमा पाएगा? निगेटिव को घुमा पाएगा। आया बात समझ में क्लियर? अब एक बात समझना, यदि इसमें कितना प्लस है? 1 प्लस, तो ये 1 माइनस को घुमा पाएगा। यदि इसमें 5 प्लस है तो 5 माइनस को घुमा पाएगा। यदि 10 प्लस है तो 10 माइनस को घुमा पाएगा। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बोल सकता हूं क्या, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या दोनों बराबर होंगी? बोलो ना। ऐसा बोल सकता हूं क्या? मतलब मान लो 1 प्लस है तो 1 माइनस बाहर घूम पाएगा, 5 प्लस है तो 5 माइनस घूम पाएगा। तो ये अंदर में प्लस किसके कारण आ रहा है? प्रोटॉन के कारण। किसके कारण आ रहा है? तो जैसे यहाँ पर 1 प्लस है 1 माइनस है, मतलब यहाँ 1 प्रोटॉन होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा तभी हो पाया। मान लो 5 प्लस है, इसका मतलब 5 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर कितने माइनस को घुमा पाएगा? 5 माइनस को, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ कि ना? इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और माइनस की संख्या क्या हो गई? बराबर। प्लस किसके कारण आया? प्रोटॉन के कारण। और माइनस किसके कारण आया? इलेक्ट्रॉन के कारण। इसलिए क्या बोल दिए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। आया बात समझ में? और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो या प्रोटॉन की संख्या हो, वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। देखो यहां लिखे हैं Z = P = E-। P का मतलब क्या समझे थे? प्रोटॉन।
ई का मतलब क्या समझे थे? इलेक्ट्रॉन। तो वही तो बोल रहे हैं, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या हुआ, और वही उसका क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक। कितने लोग को बात समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हुआ? नोट करना है क्या? हाँ, नोट कर लिए? चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि जो प्रोटॉन में +1 चार्ज आया, कौन सा चार्ज आया? इसको बताने वाला साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। कौन है आपका? रदरफोर्ड। ठीक, रदरफोर्ड मॉडल करके हम पढ़ते हैं। रदरफोर्ड याद रखिएगा, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन को खोजने वाला व्यक्ति। फिर इसमें याद रखना है कि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस इसके चारों ओर घूम सकते हैं। इसका मतलब ये कि प्लस और माइनस की संख्या बराबर होगी। इसका मतलब ये कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बराबर। क्लियर है? तो नीचे में लिख लेना, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग बोल रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो बोल रहे हैं, दोनों बराबर होंगे, और जब दोनों बराबर होंगे तो वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। इस बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो ये परमाणु क्रमांक होता है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? जेड। इसी को हम लोग लिखेंगे, जेड लिखेंगे। ठीक, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई माइनस। जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई माइनस, जहां जेड जो होगा वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, पी जो रहेगा वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा, और ई माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ? तो परमाणु क्रमांक जो जो हम लोग शुरुआत पढ़े थे कि दो नंबर होते हैं, परमाणु क्रमांक और दूसरा परमाणु भार, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है समझ में आया, और उस एटॉमिक नंबर को लेकर के हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ने का प्रयास करें। इसमें खोजकर्ता भी शामिल हो गए। परमाणु क्रमांक के खोजकर्ता कौन है ये भी हमको पता चल गया। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता, ये सब कौन है ये भी हमको समझ में आ गया। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, एक टॉपिक आता है परमाणु भार। कौन सा टॉपिक आपका? परमाणु भार। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। परमाणु भार जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक मास। अब एक बात बताओ, कुछ थोड़ी देर पहले हम लोग एक चीज पढ़े थे क्या? नाभिक पढ़े थे क्या? नाभिक किस चीज को बताता है? तत्वों के अधिकतम भार को बताता है। न्यूक्लियस भार को बताता है, हाँ कि ना? किसके बता रहे हैं? तत्व के अधिकतम भार को। और न्यूक्लियस न्यूक्लियस बता रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस में कौन कौन चीज है ये लोग बता पाएंगे भार को, हाँ कि ना? न्यूक्लियस में तो यही चारों हैं। इन चारों में भी मेन मेजर रूप में कौन है? न्यूट्रॉन। और यही तो मेजॉरिटी में ना, ये तो नेग्लिजिबल है। तो एक्चुअल में मास को कौन बता रहे हैं? नाभिक। और नाभिक में कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसीलिए भार शब्द यहां आ रहा है, तो भार वाले टॉपिक में भी ना हम दोनों को जोड़ देंगे तो भार निकल आएगा, क्योंकि परमाणु भार है और वहां भी तत्वों के भार को कौन बताता था? नाभिक। नाभिक में कौन था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसलिए बोल देते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के समेशन या योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। कितने लोग को बात समझ में आया? ठीक, अब देखो, परमाणु भार को ना ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए। ए बराबर परमाणु भार हो गया, ए बराबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस क्या हो गया? प्रोटॉन। और अभी हम लोग क्या पढ़े थे? जितना Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई माइनस होगा, ये पढ़े थे क्या अभी हम लोग? कि जितना प्रोटॉन होगा वही उसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। तो यहां पर P आया, तो P की जगह क्या मैं Z लिख सकता हूं क्या? बोलो। तो लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा N प्लस Z इक्वल टू क्या हो गया? A। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस Z। सॉरी, N बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस क्या हो जाएगा? Z।
ऐसा होगा। ए क्या चीज था? ए क्या चीज है? एन क्या चीज है? एन मतलब क्या है? न्यूट्रॉन। और ए क्या चीज है? बोलो, परमाणु भार, एटॉमिक मास। और जेड क्या चीज है? परमाणु क्रमांक। आया बात समझ में? क्लियर है? यदि अगर आपको पेपर में एक चीज पता चल जाए कि क्या चीज, अगर आपको ये पता चल जाता है कि भैया कि मान लो मेरे को न्यूट्रॉन निकालना है और मेरे को पेपर में एटॉमिक मास दिया है और एटॉमिक नंबर दिया है, तो दोनों को अगर माइनस कर दोगे ना तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएगा। आया बात समझ में? क्लियर है? क्योंकि ये व्यापम का जोन होता है, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने पूछते, तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे पेपर में बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, देखिएगा पेपर में कैसे क्वेश्चन आपको बनते हैं, ध्यान से सुनना है। आपको ना कोई तत्व दिया रहेगा, सिंबल दिया रहेगा, मान लो कोई भी तत्व दिया है। अब उस तत्व के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे अगर नंबर दिया है तो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और वो भी कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में नहीं। जैसे अगर हम लोग ये हाइड्रोजन लिखे हैं, हाइड्रोजन के बगल में इधर 1 लिख रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो ये बोलेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर H2O लिख दिए मान लो, तो ये अब ये नहीं बोलेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 2, ऐसा नहीं बोलेंगे। इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन के कितने एटम? 2 एटम भाग लिए। इधर वाले को एटम बोलते हैं, उधर वाले को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मतलब जो पार्टिसिपेट करेगा वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। और ऊपर में अगर लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे कुछ भी हो, राइट हैंड साइड हो, ऊपर में जो संख्या लिखा जाता है उसको परमाणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु भार। मतलब हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितना लिख दिया हूं, मान लो 1, और ऊपर में भी मान लो मैं लिख दिया हूं 1। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो? नीचे कितना दिख रहा है? 1, मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1। हाँ कि ना? एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे? जेड से, तो ये जेड ऊपर लिखा है। हाँ कि ना? और हमको ये पता है कि जितना जेड होगा उतना ही क्या होगा? पी होगा, उतना ही क्या होगा? ई माइनस होगा। ये फॉर्मूले में देखे थे ना। और दूसरा फॉर्मूला क्या देखे थे? ए माइनस जेड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब हमेशा ऊपर से नीचे को घटाना है। किससे किससे घटाओगे? ऊपर से नीचे को, तो न्यूट्रॉन निकलेगा। और जो नीचे रखा हुआ है वही प्रोटॉन है, वही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ नीचे की संख्या कितनी है? 1, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? ऊपर से नीचे को घटा रहे हैं, 1 माइनस 1 इक्वल टू न्यूट्रॉन कितना हो गया? 0। कितने लोगों को बात समझ में आ गया? और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जहां न्यूट्रॉन की संख्या 0 पाई जाती है? हाइड्रोजन। लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन एकमात्र तत्व, हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है, एकमात्र तत्व एलिमेंट है जहां जहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 0 या अब सॉरी इलेक्ट्रॉन बोलता हूं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन 0 प्राप्त होगा। न्यूट्रॉन अब्सेंट होता है, इस बातों को दिमाग से सेट करना। आया बात समझ में? क्लियर है? याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। इसलिए मैंने बोला था कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। आया बात समझ में? क्लियर? ऊपर से नीचे को घटा दोगे तो क्या निकल आएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। आया बात समझ में? क्लियर? ये देखो, ये क्वेश्चन व्यापम का भी हाल ही के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। मान लो K19 और ये 39 लिखा हुआ है। आया बात समझ में? क्लियर है? तो नीचे की संख्या कितनी नजर आ रही है? 19 है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? नीचे की संख्या 19 है, मतलब प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 19, क्योंकि एटॉमिक नंबर 19 है। जेड की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ कंपेयर करो, जेड इक्वल टू 19 और ए इक्वल टू 39। हाँ कि ना? तो प्रोटॉन 19 और कौन 19? इलेक्ट्रॉन भी 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन अब बात किसका करते हैं? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन हमेशा कैसे निकालते हैं? ऊपर से नीचे को माइनस करके। 39 माइनस 19 इक्वल टू 20।
आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन निकालो, जैसे मान लो क्लोरीन 1735.5, चलो निकालो। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताना है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताना है। ठीक, आप क्वेश्चन को पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोल रहा है। तो आपको तो पता है नीचे की संख्या कितनी है? 17, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 17, और प्रोटॉन भी कितना होगा? 17। हाँ कि ना? अब देखो जहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वहां लिख दो 17, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये तो न्यूट्रॉन लिखा हुआ है तो यहाँ 17 नहीं आएगा, यहाँ आएगा प्रोटॉन में 17। हाँ कि ना? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ऊपर से नीचे को घटाते हैं, तो न्यूट्रॉन निकलेगा 35.5 माइनस 17 इक्वल टू 18.5, तो 18.5। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन में ये खोजना पड़ेगा कि 17, 18.5 फिर 17, जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे। आया बात समझ? मान लो पहले न्यूट्रॉन लिख दिया होता तो पहले 18.5 17 17 होता। आया बात समझ में? क्लियर हुआ क्या? ठीक, देखो एक और क्वेश्चन, D2O, क्या याद रखना है? D2O, इसको हम लोग हैवी वाटर या भारी जल कहते हैं। भारी जल या हैवी वाटर कहा जाता है। भारी जल का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में की जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में, बार बार क्वेश्चन पूछता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में यूज किसका करते हैं? तो हैवी वाटर D2O का यूज किया जाता है। अब ये डी क्या चीज है तो ध्यान से समझना। अभी तक तो हम लोग 20 तो फॉर्मूला लिखे थे, मतलब एटॉमिक नंबर लिखे, वहां तो कहीं डी नहीं आया। हाँ कि ना? तो अब इसमें हमको आगे हम लोग आइसोटोप को पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1D2 और 1D3। आया बात समझ में? क्लियर? क्या मैं बोला? 1H1, 1D2 और 1D3। आया बात समझ में? क्लियर है? और इसके अलावा हमको 3 लोगों को और याद रखना है। 3 लोगों को किसको किसको याद रखना है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 6 लोग को बस याद रखना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, लिखवाया हूं अभी। हाँ कि ना? हमको किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर तो याद रखना है, मतलब 20 तक। एटॉमिक मास याद नहीं रखना है, लेकिन ये 6 लोग का ना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है। देखो नीचे में कुछ नहीं, 111 है, 1 2 और 3, 1H1 प्रोटियम, 1D2 ड्यूटेरियम, 1D3 टाइट्रियम। आगे लिखवाऊंगा मैं क्या होता है। आया बात समझ में? क्लियर? इनमें ना डबल डबल कर दो। 6 का डबल कितना? 12, 7 का डबल कितना? और 8 का डबल कितना? तो परमाणु भार 12, 14 और 16 आ गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि परमाणु भार जो होगा वो परमाणु क्रमांक का डबल होगा। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल होगा ऐसा कभी ऑप्शन में नहीं लगाना। एटॉमिक मास क्या है? तो एटॉमिक मास हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग को ही, समेशन को ही हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। वो बात अलग है कि इसमें डबल डबल आ जा रहा है। आया बात समझ में? क्लियर? लेकिन आपको कभी भी आंसर ये नहीं लगाना है आया बात समझ में कि डबल होगा। जैसे देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1, परमाणु भार भी कितना? 1। आया बात? डबल आया क्या? नहीं आया। आया बात समझ में? अब देखो ये D2O है ना, तो D2O में D है क्या? कहीं पर D नजर आ रहे हैं क्या? बोलो ना। तो ये आ रहे हैं क्या? D कितने बार है? 2 बार। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए DDO लिख दे रहा हूं, मान लो आसान बनाने के लिए। लेकिन D के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। ऊपर क्या लिखा है? नीचे ऊपर ऑक्सीजन का 8 और परमाणु भार 16। नहीं आया क्या समझ में? अब नीचे किस, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने बोल रहा हूं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसके लिए कितना है? इसके लिए कितना है? 8। हमको तो टोटल D2O का निकालना था ना, तो टोटल D2O को निकालना था तो सबको जोड़ दो तो ये कितना हो गया? 10।
क्लियर हुआ क्या? जितना नीचे एक है तो इलेक्ट्रॉन एक हुआ तो प्रोटॉन भी एक होगा, हाँ कि ना? मतलब बराबर ही होगा। इसके लिए भी प्रोटॉन एक, यहां भी एक, यहां भी 8, यहां कितना हो गया 10। लेकिन यार न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ऊपर से नीचे को घटा के। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ये प्लस, फिर क्या लिखोगे 2 माइनस 1, फिर प्लस, फिर क्या लिखोगे 16 माइनस क्या करोगे 8। तो इधर कितना होगा 2 माइनस 1 मतलब 1, इधर भी कितना होगा 1, क्योंकि हम ऊपर से नीचे को घटा रहे हैं। और 16 माइनस 8 कर देंगे तो कितना हो गया 8, ये भी कितना आ गया 10। ये क्वेश्चन पूछा गया। आया बात समझ में? क्लियर है कि D2O में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होता है? तो आंसर क्या लगाना था 10 10 10। आया बात समझ में? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हुआ? तो इतना हमको आज की क्लास में पढ़ना था। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में पढ़ेंगे। आया बात समझ में क्लियर कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है? समझ में आया? ठीक, हाँ कि ना? बोला करो। ठीक है? तो इतना चीजों को हमको ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए, थैंक यू।